व्यापार करते थे। उस गांव में एक काशी नाम का मछुआरा भी था, पर वो और मछुआरों से बहुत गरीब था, क्योंकि उसके पास मछली पकड़ने के साधन नहीं थे। परिवार में पत्नी मंजुला और 3 बेटे थे। काशी समुद्र के किनारे बैठकर कांटे से मछली फंसने का इंतजार करता है। तभी पानी में कुछ हलचल सी होती है। लगता है आज कोई बड़ी मछली फंसी है। कांटा बहुत भारी है। काशी क्या देखता है कि वो मछली देखने में कोई साधारण मछली नहीं दिख रही थी। ए मछुआरे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। अरे ये कौन बोला? मेरे अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। इधर देख मछुआरे, मैं मछली हूँ जो तेरे इस कांटे में फंसी हुई हूँ। क्या मछली भी कभी बोलती है क्या? ओ मछुआरे, जल्दी कर, पानी से बाहर मेरा दम घुट रहा है। मछली को बोलता देख काशी उसे पानी में छोड़ देता है और मछली लंबी सांस लेती है। तूने मुझे जीवन दान दिया, चाहता तो तू मुझे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता था, पर तूने ऐसा नहीं किया। एक तो सुबह से कोई भी मछली नहीं फंसी, एक तुम फंसी थी, तुम्हें भी मैंने छोड़ दिया। अब मैं बाजार में बेचने को क्या लेकर जाऊं? उदास मत हो मछुआरे, मैं इच्छा पूर्ति मछली हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर सकती हूँ। क्या तो आप वहां से उसको तुम सच डाउनलोड कर बोल लेना, रही ठीक है। हो? तो जो वीडियो पे जो क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो आपको मैं कट का ऑप्शन। चाहता हूँ तुम वो मुझे दोगी? हाँ हाँ, मांग कर तो देखो। ठीक है, तो मेरी पहली इच्छा है तो हेलो कि व्हाट्सअप मेरी गाइस, पत्नी कैसे हैं आप लोग? बहुत उम्मीद है कि अच्छे होंगे। बीमार मैं भी रहती अच्छा हूँ है, फ्रेंड्स। वो आज मैं आप लोगों खटिया को से बताऊंगा उठ कि भी नहीं फ्रेंड्स आप सकती। इस तरह पता के नहीं उसे कैरेक्टर, इस कौन तरह की सी बीमारी लोकेशन ने और पकड़ ऐसे रखा कार्टून है। वीडियोस आप बस कैसे बना यही सकते हैं। जी मेरी हाँ पहली फ्रेंड्स, इच्छा है आज कि 100% मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। ठीक है मछुआरे, मैं तेरी ये इच्छा पूरी करती हूँ। अब बता तेरी दूसरी इच्छा। अभी मैं अपनी दूसरी इच्छा नहीं बता सकता। पहले मैं घर जाकर देख तो लूं कि मेरी इच्छा पूरी हुई भी है या नहीं। ठीक है मछुआरे, जब भी तुझे दूसरी इच्छा मांगनी हो तो यहीं इसी जगह आ जाना और मुझे पुकारना सुनहरी मछली के नाम से। इतना कहकर मछली समुद्र की गहराइयों में चली जाती है और वहाँ काशी मछुआरा घर पहुँचता है तो क्या देखता है। पिताजी, पिताजी, देखो तो जरा, माँ को कितनी स्वस्थ दिख रही है। ये सब उस जादुई मछली की वजह से हुआ है। काशी उस जादुई मछली के बारे में सब बता देता है कि कैसे उसको वो मिली और उसने उसकी 3 इच्छा पूरी करने को कहा। पिताजी, ये आपने क्या किया? आप चाहते तो हमारे लिए ढेर सारा खाना मांग सकते थे। पिताजी, आप कोई बड़ा सा जहाज भी तो उस मछली से मांग सकते थे। उससे आप इतनी ढेर सारी मछलियाँ पकड़ सकते थे। हाँ पिताजी, आप कोई सोना चांदी हीरे मोती मांग सकते थे उससे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर हमारे शरीर में जान है और हम स्वस्थ हैं, तो हम अपनी ऐसी इच्छाएं कभी भी पूरी कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या तुम सब मुझे स्वस्थ देखकर खुश नहीं हो क्या? हाँ माँ, तुम ठीक हो गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सभी बच्चे अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। काशी रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि उसका मछली पकड़ने वाला कांटा टूट जाता है। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था क्या? अब मैं क्या करूं? कैसे मछली पकड़ूंगा? तभी उसे सुनहरी मछली का ध्यान आता है। क्यों ना मैं उस सुनहरी मछली के पास जाकर अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने को कहूँ। काशी समुद्र के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और उस सुनहरी मछली को बुलाता है। ओ सुनहरी मछली, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तभी मछली वहाँ आ जाती है। बोल मछुआरे, अपनी दूसरी इच्छा क्या चाहता है? मेरा मछली पकड़ने का कांटा पुराना होने के कारण टूट गया है, तो मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे पास एक मछली पकड़ने का कांटा हो। ले मछुआरे, तेरी दूसरी इच्छा मैं पूरी करती हूँ। तभी काशी क्या देखता है कि उसके सामने एक मछली पकड़ने का कांटा रखा है जो दिखने में बहुत ही मजबूत लग रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि चुपके से उसके गांव का ही एक आदमी शंकर देख रहा है और उसने उसकी और मछली की सारी बातें सुन ली थी।
अगर मेरे हाथ वो सुनहरी मछली लग जाए, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये काशी तो बुद्धू है, इसने मांगा भी तो क्या, एक छोटा सा मछली पकड़ने का कांटा। हैं? शंकर मछली वाली बात अपने साथियों को भी बता देता है। जादुई मछली, क्या बात कर रहे हो? ऐसी भी भला कोई मछली होती है कि उससे जो मांगा वो हमें देगी है? हाँ भाइयों, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने खुद अपनी इन आँखों से देखा और कानों से सुना उस काशी को मछली से बात करते हुए। अगर ये बात सच्ची है तो हमें बिना देरी किए उस मछली को पकड़ना पड़ेगा। शंकर और उसके सभी साथी मिलकर समुद्र में वो सुनहरी मछली पकड़ने लगते हैं, पर उन्हें वो मछली नहीं मिलती। वहाँ काशी घर में परेशान सा बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मंजुला, मेरे दिमाग में बार बार है, क्या मैंने सही किया? हम इतने गरीब हैं कि कभी कभी खाने को घर में कुछ नहीं होता। पिताजी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप चाहो तो उस मछली से तीसरी इच्छा में। बहुत सुंदर कपड़े हैं। मंजू खुश हो जाती है और तैयार होकर जन्मदिन पर जाती है। यहाँ पड़ोसन को बहुत जलन होती है। अरे इतने गरीब, खाने को पैसे नहीं और सोने के जेवर और कपड़े पहन कर आई है, वो भी बिल्कुल नए। जरूर दाल में कुछ काला है। अचानक ये गरीब इतने अमीर कैसे हो गए? मंजू की पड़ोसन अब दिन रात रघु और मंजू पर नजर रखने लगती है। एक दिन जब रघु जंगल की तरफ जाता है तो वो उसका पीछा करती है और ये देखती है कि रोज पेड़ से ही रघु कुछ न कुछ लेकर आता है। अच्छा, ये बात है। तब तो इस पेड़ से मैं भी कुछ मांग लेती हूँ। लालची पड़ोसन पेड़ के पास जाती है। अरे ओ जादुई पेड़, मुझे 9 लक्खा हार दे दो। पेड़ उसे हार देता भी है, लेकिन गले में हार आते ही वो 7 सांप बन जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? रघु रघु। पड़ोसन रघु को आवाज लगाती है। रघु दौड़ता हुआ आता है, उसकी जान बचा लेता है। पड़ोसन को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो रघु का धन्यवाद करती है और उसके बाद रघु और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादू पेड़ हमेशा था। वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुँचता है। वहाँ पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख, मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं, तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं।
सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। महाराज, क्या हुआ? अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूँ। इसमें आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम उल्टोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था? ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहाँ से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल तो आमरस मैं ही निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा।
सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूँ। आप इस जरा देखना दरवाजे पर कौन है। फिर ललिता दरवाजा खोलने जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे बाहर एक औरत दिखाई देती है। आप कौन है? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो ना, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन हमने जो बनाया था वो तो हम खा चुके हैं, अब खाने को कुछ नहीं है। एक काम करो, एक रोटी ही बना दो और साथ में एक प्याज दे दो, मैं उसी से अपनी भूख मिटा लूंगी। लगता है ये बेचारी बहुत भूखी है, रोटी और प्याज खाकर ही अपनी भूख मिटाना चाहती है। ठीक है, तुम यहीं रुको 5 मिनट, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना कर लाती हूँ। फिर ललिता रसोई घर में जल्दी से उसके लिए रोटी बनाती है और उस रोटी पर एक प्याज रखकर उसे देने के लिए घर से बाहर जाती है। फिर जैसे ही वह उसे रोटी और प्याज देती है, वह औरत चुड़ैल में बदल जाती है। ये रोटी और प्याज तो सिर्फ बहाना था, मुझे तो तुझे इस घर से बाहर निकालना था। फिर वह चुड़ैल ललिता की आत्मा पर अपना कब्जा कर लेती है और ललिता बेहोश होकर गिर जाती है। फिर इसी तरह वो चुड़ैल रोज रात होते ही गांव में आती और किसी न किसी का दरवाजा खटखटाकर उससे रोटी और प्याज मांगती। फिर जैसे ही कोई उसे रोटी और प्याज देने के लिए दरवाजा खोलता, वह उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच लेती और वहां से भाग जाती। फिर गांव की बहुत सी औरतें अपनी सुध बुध खो बैठी थीं। वो अब जिंदा लाश में बदल चुकी थी। रात होते ही वह चुड़ैल जंगल में बैठे बैठे उन औरतों को अपने वश में करने लगी थी। एक दिन ललिता सोते सोते उठ जाती है और खंजर से रमेश पर हमला कर देती है। अरे नाश बेटी, ये क्या कर रही है? मुझे जान से मारना चाहती है क्या? मैं अपनी मालकिन का काम कर रही हूँ, वो मुझे जो भी आदेश देंगी मैं उसे जरूर पूरा करूँगी। फिर रमेश उसे कुर्सी से बांध देता है और किसी तरह पूरी रात गुजारता है। फिर अगला दिन होने पर, मुखिया जी, मेरी पत्नी की आत्मा पर उस चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया है। अब वो उस चुड़ैल के इशारों पर काम कर रही है। कल रात उसने मेरे ऊपर खंजर से हमला कर दिया, वो तो मैं किसी तरह बच गया। अब हमें उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम सही कहते हो, आज आने दो उस चुड़ैल को, उसे मजा चखा करके ही रहेंगे। रात होने पर वो चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। और एक गांव वाले का दरवाजा खटखटाने लगती है। मैं बहुत भूखी हूँ, कृपा कर